लिस्ट के आगे लिखा हुआ था B22, तो ये लगा कि हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है। तो उस समय की फीलिंग तो जैसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि नहीं खाली IIT के बच्चे करते हैं या बीटेक वाले करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो इंटरव्यू ले रहे हैं IIT गुवाहाटी से हैं। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। मेरा मानना है कि एक सरकारी नौकरी एक परिवार की पूरी पीढ़ी बदल देती है। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। तो हमारी माताजी थोड़ी भावुक हैं, हम भी थोड़ा भावुक हैं, तो वो रोने लगी थी, बट फिर हमने समझाया कि अरे चलिए अच्छा है। जब मेरे ये ITI मिला तो मेरे पापा का ये था कि जब ये पहली बार ज्वाइनिंग पे जाए तो मेरे कंधे पे बैठ के कुछ दूर निकले, उसके बाद तब हो जाए। खैर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपांकर कुमार कृष्ण और मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर ज़िले से। और मैंने ग्रेजुएशन में BSc किया हुआ है। मैं CGL 2018 सेलेक्टेड हूँ और मेरी पोस्टिंग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन में हुई थी, जिसमें मुझे तिरुपति में पोस्टिंग मिली हुई थी। वैसे जर्नी तो बहुत लंबी है, लेकिन ये वीडियो शॉर्ट है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। पता ऐसे चला था, मुझे पता CGL का कुछ ऐसा आइडिया नहीं था मुझे। सबसे पहले तो ये था, मेरे पिताजी बोले कि जा करके इलाहाबाद, मैंने इलाहाबाद से प्रिपरेशन की है, तो मेरे पिताजी ने कहा कि आप इलाहाबाद जाके तैयारी कीजिए। तो मतलब जैसे क्योंकि उनको पता था, उनके साथ के लोग या जो भी थे कि इलाहाबाद एक एजुकेशन हब है, तो आप वहाँ पे जाके तैयारी कीजिए। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मेरा मेन फोकस ये था कि मैं पहले कोई भी एक नौकरी मुझे मिल जाए। तो मैंने ट्राई किया CHSL के लिए, तो CHSL का मैंने दिया तो प्री मेरा निकल गया, बट टाइपिंग मेरा नहीं हुआ। तो उसी दौरान CGL का फॉर्म आया, तो जो फॉर्म वगैरह हम लोग भरने जाते हैं, तो वहाँ से पता चला कि ये ग्रेजुएट लेवल पे है और सिलेबस लगभग सेम ही है, बस कट ऑफ का अंतर होता है, हार्डनेस का लेवल एक अलग होता है उसका। तो मैंने CGL का भी फॉर्म वहाँ से फिलअप किया था। ये 2015 की बात है। मैंने पहला अटेम्प्ट 2015 में दिया था और उस पहले अटेम्प्ट में मेरा प्री तो निकल गया था, तो इसके नाते मुझे मेंस देने का मौका मिला था, लेकिन मेंस मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, तो मेंस से मैं बाहर हो गया था। फिर 2016 मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, मैंने प्री पास किया, मेंस दिया, मेंस भी पास हो गया था, बट ये था कि लकी था कि मैंने कट ऑफ पार किया था, जस्ट कट ऑफ ही पार किया था मैंने। फिर तो उसके नाते Tier 3 देने को मिला था, तो ये था कि Tier 3 का एक्सपीरियंस वगैरह, तो मेरे लिए वो एक पॉजिटिव बात थी कि Tier 3 का एक्सपीरियंस हो गया है। क्योंकि उस समय क्या था कि ज़्यादा लोग मिलते नहीं थे कि कोई आपको CGL का अपना एक्सपीरियंस बताए कि ये पेपर होता है, वैसा पेपर होता है। तो वहाँ से ये था, 2016 से मैंने Tier 3 दिया था, फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। 2017 में मैंने दिया था, तो फिर प्री मेरा पास हुआ, मेंस मेरा अच्छा गया था, Tier 3 उतना अच्छा नहीं गया था, जिसके नाते मुझे 17 के थ्रू अकाउंटेंट मिला था CGA में, जो दिल्ली में मिला था मुझे, 2800 पे पे। तो मैंने वो जॉब की लगभग 1.5 साल। उसी बीच में मैं 18 की प्रिपरेशन भी करता रहा, क्योंकि ज्वाइनिंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो 18 का मैंने प्रिपरेशन किया, 2018 का मैंने प्रिपरेशन किया। प्री काफ़ी अच्छा गया था, मेंस भी काफ़ी अच्छा गया था। Tier 3 उतना अच्छा नहीं गया था, बट फिर भी ये था कि प्री और मेंस में अच्छा स्कोर था, तो उसके हिसाब से उसने कंपनसेट कर लिया। तो 2018 के थ्रू मुझे मिला उस टाइम का ड्रीम पोस्ट ITI। बट ये था कि शायद अगर ITI मुझे मिल रहा है तो मुझे ये था कि Tier 3 में उतने अच्छे नंबर आए नहीं हैं, तो हम लोगों को भी लगता था कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ये तो जान रहे हैं कि हाँ सब सही लिख के आए हैं और कुछ उसमें गलतियाँ निकल जाएँ, तो उसके नाते थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहता था। उस नाते 2019 का मैंने प्री दे दिया था। फिर जब 2018 का फाइनल रिजल्ट वगैरह ये था, तो ये लग रहा था कि अगर ITI मिल जाएगा तो रैंक तो उतनी अच्छी होगी नहीं, क्योंकि Tier 3 उतना अच्छा गया नहीं 2018। तो 2019 का मेंस में मुझे देना पड़ा। ये था कि अब 2018 में अगर साउथ वगैरह में मिलेगा तो लाइफ टाइम साउथ में कैसे थोड़ी जॉब करेंगे, ये भी था। तो 2019 का भी मेंस दिया, मेंस मेरा IG शिफ्ट में पड़ गया था, मेरी गलती नहीं थी, SSC की गलती थी। तो उसमें 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया था, जो नॉर्मलाइज्ड होकर के 244 हो गया था। तो जो 2019 का जब प्रेफरेंस फॉर्म आया, तो मैंने उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था नारकोटिक्स इंस्पेक्टर को, CBN में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में। तो रखने का कारण ये था कि उसकी मेनली पोस्टिंग नॉर्थ साइड में होती है, यूपी में होती है, MP में होती है और राजस्थान में होती है। तो मैं बेसिकली यूपी का हूँ, तो मुझे लगा कि मेरे लिए बेहतर रहेगा कि अगर घूम फिर के भी ट्रांसफ़र वगैरह भी अगर होते हैं तो यूपी से MP चला जाऊँगा, MP से राजस्थान, तो मुझे यूपी में भी सर्विस करने का मौका मिलेगा, जो मेरे लिए थोड़ा सा एक अच्छा था। जैसे मुझे ये लगे कि सबसे मुश्किल टाइम मेरे मतलब जैसे ये पूरे सिलेक्शन के दौरान कब आया, तो ये था 2017 के CGL मेंस के दौरान। उस समय ये था क्योंकि उसके पहले इंग्लिश के सेक्शन, मेंस के इंग्लिश सेक्शन में मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे थे, तो मुझे हमेशा से वहाँ ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कोचिंग तो की है, पर कहीं ऐसा ना हो कि वो जो एग्जामिनेशन फियर होता है कि वहाँ पे जा करके मैं कुछ गलती कर दूँ। तो वो टाइम मेरे लिए काफ़ी क्रिटिकल था, क्योंकि तैयारी तो मैंने ठीक ठाक की थी, पर एक स्वाभाविक है वो डर होना, तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि अगर इन जनरल देखें पूरे ये 5 साल या 6 साल तैयारी करने के पूरे टाइम को देखें, तो वो मेरे लिए सबसे टफ पीरियड था। बट मुझे लगता है कि वो मेरा सबसे अच्छा पीरियड भी था, कि जो भी एक बेस था उस समय मेरा 2017 में वो बेस ऐसा तैयार हुआ कि 2018 के लिए उसने मुझे मतलब फ़ायदा पहुंचाया। बाकी सबसे कठिन टाइम मेरे लिए वही था कि इंग्लिश में मेरा ये था कि एक हम लोग ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, तो वहाँ के लिए मेरा थोड़ा सा भय रहता था कि इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ग्रामर पोर्शन में हम लोग अच्छा स्कोर कर लेते थे, बाकी और जो कंप्रिहेंशन रहता था, क्लोज टेस्ट टाइप IQRS है, इन सब चीज़ों में हमारा नंबर नहीं बढ़ता था, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डर लगता था। बट सब कुछ सही हुआ।
रिजल्ट के फीलिंग की बात करें तो 2016 में जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें नाम नहीं था, तो मुझे वो उतना बहुत ज़्यादा मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ था, क्योंकि ये पहले से ही आइडिया था कि मेंस का कट ऑफ मतलब खाली बस कुछ नंबर से मैंने पार किया है, तो ये तो था कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। बट जब 2017 का जब फाइनल रिजल्ट आया तो ये तो था कि सिलेक्शन हो गया है, बट जब ये था कि हाँ 2800 ग्रेड पे मुझे मिला है, तो थोड़ा सा निराशा हुआ और मुझे लगा कि नहीं 4600 ग्रेड पे मिलना चाहिए था, अगर कुछ और नंबर मेरे टियर 3 में अच्छे होते। बट फिर मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मेरे पास उतनी एनर्जी है कि आगे मैं 1 साल या 2 साल और तैयारी कर सकता हूँ। तो यही जवाब था कि हाँ, मतलब अभी इतनी एनर्जी है कि हाँ आप 8 घंटा 10 घंटा बैठ के पढ़ सकते हैं, कि आप अभी 1 साल 1.5 साल ऐसे रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। तो 2017 में ये था कि हाँ सिलेक्शन है, बेरोजगारी का वो जो एक था दंश झेल रहे थे, तो वो तो उससे तो निकल गए थे, बट बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। तो उसी के नाते उसी का एक मोटिवेशन था कि नहीं इससे अच्छा और करना है, तो 2018 का मैंने पेपर दिया। और जब 2018 का जब रिज़ल्ट आया था, तो उस समय तो मैं जॉब पे था 17 के थ्रू। तो जब रिज़ल्ट आया तो शाम को रिज़ल्ट आया था, तो शाम को मैंने मोबाइल में रिज़ल्ट देखा, लिस्ट के आगे लिखा हुआ था B22, तो ये लगा कि हाँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है। तो उस समय की फीलिंग तो जैसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये था, ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। ऐसा लगता था कि हाँ जैसे हवा में हूँ, कौन है मेरे बराबर, जितनी मेहनत की मैंने ये हासिल किया है। एक जैसे ये था कि पहले खाली नाम था दीपांकर, अब ये हो गया कि हाँ अब मैं एक इंस्पेक्टर बन गया हूँ। तो वो खुशी ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि जैसे अब हम हवा में उड़ रहे हैं चिड़िया के जैसे। तो वो मेरा हमेशा से जैसे एक ट्रेंड कह सकते हो ऐसा रहा है कि जब भी रिजल्ट आना होता है तो मैं ये तो देख लेता हूँ फेसबुक के माध्यम से या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हाँ रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा को कॉल करता हूँ, उनको बताता हूँ कि हाँ अम्मा या पापा रिजल्ट आ गया है और मैं भी लिस्ट में नाम देखने जा रहा हूँ, तो आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा हो, जैसा सोचा है वैसा हो। तो वो लोग जब आशीर्वाद देते हैं उसके बाद ही मैं फिर वो रिजल्ट का PDF ओपन करता हूँ। कभी कभी एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं कॉल मिला रहा था, पिताजी मेरे कॉल उठा नहीं रहे थे, कहीं बिजी रहे होंगे। जब उन्होंने कॉल उठाया, बात हुई, उनसे आशीर्वाद लिया, तभी जा करके मैंने वो रिजल्ट का वो PDF ओपन किया। तो सबसे पहले माता पिता को ही बताता हूँ। ये था कि जब मैंने देखा टेलीग्राम पे देखा था कि रिजल्ट आ गया है, तो मैंने तुरंत अपनी माता जी को कॉल किया, उनसे बताया कि मतलब अम्मा रिजल्ट आ गया है, जो एग्ज़ाम दिए थे उसका वही देखने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा, आप देखिए। तो जब फिर मैंने रिजल्ट में देखा तो वही देखा कि B22, तो मैं बहुत खुश हुआ। तो तुरंत उनके पास मतलब मैंने फ़ोन किया। तो हमारी माता जी थोड़ी भावुक हैं, हम भी थोड़ा भावुक हैं, तो वो रोने लगी थी, बट फिर हमने समझाया कि अरे चलिए अच्छा है, ठीक है, तो शांत है। जब मेरे ये ITI मिला तो मेरे पापा का ये था कि जब ये पहली बार ज्वाइनिंग पे जाए तो मेरे कंधे पे बैठ के कुछ दूर निकले, उसके बाद तब फिर जाए। खैर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, बट उनका ये था कि जैसे एक होता ना कि खुशी की मतलब ढोल नगाड़े बजे, उनको अपने कंधे पे रख करके कहें कि हाँ जा रहे हैं, पहली बार ड्यूटी पे जा रहे हैं, कुछ ऐसे। खैर वो पूरा नहीं हो पाया, बट था उनका ऐसा। अब पिताजी कहाँ हमको कंधे पे उठा पा रहे हैं। तो मम्मी का हमारे ये रहता है, हम जैसे आई एम ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, तो माता जी तो हमारी हमेशा भावुक हो जाती है। हम अगर कहीं बाहर जाते हैं तो उनको ये लगता है कि अब ये जा रहे हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद 3 महीने बाद आएंगे, तो कितना भी खुशी का वो माहौल है, उनको यही लगता है कि बेटा दूर जा रहा है। जैसे मेरा हमेशा से ये मानना रहा है, किसी भी एग्जाम के लिए या कुछ भी अगर आपको लाइफ में करना है तो 3 चीज़ें होनी चाहिए। हमेशा से लोग बोलते भी हैं ये चीज़ें। पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए, हार्ड वर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गधे की तरह काम कर रहे हैं, जाना है आपको ईस्ट साइड में आप जा रहे हैं, वेस्ट साइड में तो आप अपने गोल की तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हार्ड वर्क कीजिए, राइट डायरेक्शन में कीजिए, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है विथ परसिवरेंस। मान लीजिए कि आपको ईस्ट में जाना, आपको लग रहा है हाँ ईस्ट में मेरा गोल है, आप हार्ड वर्क के साथ जा भी रहे हैं, बट क्या हुआ ये है कि वहाँ पे पहुँचने का समय 1 साल का है, आप 6 महीने में ही हार मान जा रहे हैं। आप हार्ड वर्क भी कर रहे थे, सही दिशा में भी जा रहे थे, बट क्या हुआ आपने रेगुलर प्रयास नहीं किया। तो अगर ये 3 चीज़ें हैं, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन विथ परसिवरेंस, तो आप निश्चित है सफलता पाएंगे। रही बात SSC CGL के ये कि क्वालिफाई करना, तो शुरू में लगता है कि अगर आप एवरेज हैं, जैसे मैं एवरेज था, तो मुझे यही लगा था कि मैं CHSL क्रैक करूँगा, CGL UGL मेरे बस की बात नहीं है। बट क्या होता है ना कि अगर आप धीरे-धीरे अगर आप छोटा-छोटा टारगेट सेट करें, जैसे अगर अभी आप मॉक वगैरह दे रहे हैं, 100 नंबर पा रहे हैं या 80 नंबर पा रहे हैं, तो ये नहीं टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे 180 ले आना है या 170 ले आना है, 200 लाना है। ये टारगेट कीजिए, आज आपका 70 नंबर आ रहा है, कल आपका 80 नंबर आए, अगले दिन आपका 90 नंबर आए। छोटे-छोटे टारगेट सेट कीजिए, उसको देखिए आपको उसको कैसे करना है। ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज़ें पूछता भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है चीज़ें कि हाँ वो इंटर का कुछ पूछता है, कैलकुलस पूछता है, ज्योमेट्री उस तरह की कुछ उस लेवल का पूछता है। आपको बेसिक खाली तैयार करना है, हाई स्कूल लेवल का, वर्क एंड टाइम है, हाइट एंड डिस्टेंस है, एवरेज के क्वेश्चन है, LCM HCF है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें उसमें पूछता है। उसमें बस आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही है। बस ये थोड़ा मन से डर आदमी निकाल दे कि
बहुत ज़्यादा टफ है CGL या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या खाली हाँ, या जैसे ये टेक्निकल बैकग्राउंड, हाँ टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को थोड़ा सा वो एक बेनिफिट तो मिलता है कि उनका मैथ इंग्लिश अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ कोई ग्रामीण परिवेश से है और हिंदी बैकग्राउंड से बेसिकली रहा है। क्योंकि अब मैं एक नाम भी लेना चाहूँगा, हमारे ही बैच में है अभिषेक हैं, उन्होंने तो खाली BA किया हुआ है, हम लोगों ने तो मान लीजिए फिर एक BSc किया हुआ है। तो अगर वो BA करके ITI बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। कि यही है कि आप बस रेगुलर नहीं, कंटिन्यूअस आप मेहनत करते रहिए, मेन फोकस रखिए मैथ पर और इंग्लिश पे, क्योंकि यही ऐसे हैं जो आपको मेंस में आप 400 नंबर का ये एग्जाम आएगा। प्री में भी मान लीजिए आपका 150 नंबर का या 150 मार्क्स के भी आ रहे हैं, मेंस में भी आपका 400 नंबर का आएगा ही आएगा। तो जो आपका मेरिट में नाम ले आएगा ये वही 400 और 150 नंबर हैं। तो विशेषकर मेन फोकस रहा है मैथ और इंग्लिश पे। इसमें मैं मॉक टेस्ट भी ऐड कर दूँ। मॉक टेस्ट देने का मेरा जो तरीका रहता था ये था कि मैंने मॉक टेस्ट दिया, फिर उसका इवैल्यूएशन, अगर आप उसका इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं तो वो एक कचरा के बराबर है, क्योंकि वो फिर किसी यूज का नहीं है। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें से 3 चीज़ें देखिए। पहली चीज़ ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं कर पाए, कि ऐसा क्या आपने अभी तक नहीं पढ़ा है जो इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, मॉक टेस्ट में ऐसा पूछा है जो आप नहीं कर पाए, उसको अलग कीजिए। दूसरा ये चीज़ देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए, आपने मतलब कुछ तो उसके बारे में आपको मालूम था लेकिन आप अंततः उसको नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ ये देखिए। तीसरी चीज़ ये भी देखिए कि जो क्वेश्चन आप मान लीजिए लगा पा रहे हैं अच्छी बात है, बट उसमें ये भी देखिए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ज़्यादा टाइम लिए, जैसे 3 मिनट टाइम ले लिए, 4 मिनट टाइम ले लिए, 5 मिनट टाइम ले लिए। तो उसका भी आपको देखना है कि हाँ इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। जैसे आज 3 मिनट लग रहा है तो उसका हम नया तरीका सीखें, कोई शॉर्ट ट्रिक देखें ताकि वो 2 मिनट 30 सेकंड में, 2 मिनट में, 1.5 मिनट में हो सके। तो ऐसा कीजिए। फिर जब आप ये सब अलग कर लीजिए कि मान लीजिए जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए, बिल्कुल ही नहीं लगा पाए, जैसे मान लीजिए आपका वर्क एंड टाइम का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, किसी टाइप का क्वेश्चन, तो आप उस टाइप के बुक से क्वेश्चन उठाइए, 40-50 जितने भी आप मैक्सिमम कर सकें। यूट्यूब से देखिए, कहीं कोई PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो उससे क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन फिर आप अच्छे से परसीव कर लेते हैं, अच्छे से एक आ जाता है आपको। तो उससे क्या होगा कि अगर आप अगला टेस्ट देंगे, किसी और तरह का क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, लेकिन वो उस तरह के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे जो आप पिछले टेस्ट में आपने बिल्कुल भी छोड़ दिए थे। वो तो ज़रूर आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे उसमें। मॉक टेस्ट जब आप कर रहे हो तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि मतलब वो रफिंग करते समय कि उसको थोड़ा सा क्लीन रखें। उससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, हम लोग उसी में आगे पीछे ज़्यादा लिख देते हैं शॉर्टकट करने के चक्कर में, तो बाद में क्या होता है इवैल्यूएशन में दिक्कत होती है। आपको थोड़ा वो नहीं पता चल पाता कि आप कहाँ तक सही थे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 10 स्टेप हैं, आपने 5 स्टेप तक अच्छा सॉल्व किया था, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा डेविएट हो गए। तो कोशिश ये कि जब आपका वो जो रफिंग किए रहेंगे अगर वो क्लीन रहेगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने यहाँ तक तो सही किया था, मैं यहाँ से थोड़ा सा भटक गया था, मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ से नहीं क्लियर। तो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि अच्छा चलो अगर ये ना गलती किए होते तो और मेरे मार्क्स होते। फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए क्या कहा जाए, मैं बस यही कहना चाहूँगा जैसे कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ। आप देख भी रहे होंगे कि मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं है कि फ्लुएंट हूँ मैं बोलने में, हिंदी में भी मुझे सहजता है। तो अगर मेरे जैसा लड़का CGL क्रैक कर सकता है, खाली इतना है कि CGL क्रैक कर सकता है, ITI पाता है कि नहीं पाता वो एक अलग इशू है। अगर मेरे जैसा लड़का, क्योंकि मेरी सारी शिक्षाएँ इसके पहले की जो भी हैं कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 हाई स्कूल तक लेकर के गाँव में ही हुई हैं। सरस्वती विद्या मंदिर में मैंने पढ़ा, हिंदी मीडियम से रहा हूँ। तो अगर मैं आकर के लगातार 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे करके कह सकते हैं कि मैं अपनी ड्रीम पोस्ट अगर हासिल कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी लड़का है अगर वो खाली बस वही हार्ड वर्क कर रहा है, राइट डायरेक्शन में कर रहा है, विथ परसिवरेंस कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो CGL को क्रैक कर सकता है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि नहीं खाली IIT के बच्चे करते हैं या BTech वाले करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो इंटरव्यू ले रहे हैं IIT गुवाहाटी से, तो ये तो है कि उन लोगों को थोड़ा सा मिलता है, बेनिफिट मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वही होते हैं। अब कुछ लोग ग्रामीण परिवेश से भी होते हैं, तो जिसका एग्जांपल मैं खुद हूँ। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो हर कोई कर सकता है। फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट जो आगे का CGL देने वाले हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। मेरा मानना है कि एक सरकारी नौकरी एक परिवार की पूरी पीढ़ी बदल देती है। तो इसके नाते मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आप लोगों को अपनी ड्रीम पोस्ट मिले और आप लोग CGL में सफल हों।